एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज हम दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले जाइए उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बात करूं अगर यहाँ पे कोर्स की हमारे, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पेड सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ हैं जो कि नॉन पेड सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जिन्होंने पे नहीं किया है ऐसे ही और वीडियोस लेने के लिए। जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए यही यूट्यूब के वीडियोस आपको इसके साथ साथ और भी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएंगे। और जो हमारे नॉन पेड सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी से जाके इस कोर्स को बाय कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी ढेरों वीडियोस आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के कि हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में अब क्या पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो की अगर बात करूं तो वहां पे हमने फोटोसिंथेसिस में लग एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा था। एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने वहां पे अलग अलग फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने कुछ पिगमेंट्स के बारे में जाना। अब फोटोसिंथेसिस में यही तो जानना है कि आखिर सनलाइट आ रही है और खाना कैसे बन रहा है। तो सनलाइट आने के लिए कैप्चर कौन कर रहा है? जो पिगमेंट्स हैं। तो पिगमेंट्स के बारे में हो गया। उस फोटोसिंथेसिस टर्म में दिए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स दिए, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम इस वीडियो में बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे जो टॉपिक्स हमारे हैं उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे हो रही है, आगे कैसे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो है, सबसे पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। हमारा देखिए ये जो पूरा चैप्टर है उसका जो यहाँ से हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये पूरी तरह से दो पार्ट में ही डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब नाम से आप क्या समझ रहे हैं? नाम से तो यही समझ में आ रहा है कि एक सनलाइट की जरूरत है एक रिएक्शन को और दूसरे वाले को सनलाइट की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ है इनके डेफिनेशंस और टर्म्स में भी। आई होप आपने जितने भी वीडियोस हैं उसको देखते देखते अब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको फिर से, जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊं उनको अच्छी तरह से यहाँ पे नोट डाउन करें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। उसको क्लियर रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ नोट्स हों। बाकी के कुछ नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बीएचयू के प्रीवियस पेपर्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लाइट रिएक्शन आखिर क्या है। लाइट रिएक्शन वो होता है जो कि समझ लीजिए ये पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ क्या होता है? एटीपी बनता है। अब क्या हो रहा है? अब उसी बीच में पानी जो है वो टूट जाता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ये काम जब होता है तो हमें मिलता है ऑक्सीजन। ये प्लांट्स तो नहीं रखते हैं, ये हमें दे देते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब उसके साथ में जब ऑक्सीजन बनता है तो एक और प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं NADPH। फुल फॉर्म होता है इसका, नोट डाउन कर लेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। अब हमारे पास फोटोकेमिकल फेज में दो चीजें बनकर तैयार हो रही है। पहला है हमारे पास ATP और दूसरा है हमारे पास NADPH। हम इन दो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स विच आर ATP एंड NADPH, ये यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में इनका काम होता है, ये वहां पे यूज होते हैं।
तो यूज होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि नेम द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। तो दो प्रोडक्ट्स का नाम बताइए जो कि फोटोकेमिकल फेज में बनते हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे? एटीपी बन रहा है और NADPH बन रहा है। इसके साथ में अब ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनका यूज करता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन अलग से कुछ नहीं बनाता है, ये जो हमारे फोटोकेमिकल फेज के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करता है और उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं या तो प्लांट्स में स्टार्च भी कहते हैं। तो यही काम हो रहा है ब्रीफली। सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल जा रहा है, बाकी वो क्या कर रहे हैं? प्लांट्स खाना बना रहे हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक तरह से। ठीक है, तो ये हुआ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपको लाइट और डार्क रिएक्शन में पढ़ना क्या है। अब सब कुछ इतना सिंपल वे में तो आपको नहीं मिलेगा, ये कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको ये प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह के साइकिल्स को पढ़ेंगे। अब वो जो साइकिल्स है वो आप पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में, और इसमें आपको दो साइकिल पढ़ने हैं, जो होगी सबसे पहला होगा C3 साइकिल और दूसरा होगा C4 साइकिल। ये आपको पढ़ना है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में फिलहाल आपको पढ़ना है कि आखिर ये पानी टूट कैसे रहा है, आखिर ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है और NADPH कैसे बन रहा है, ATP का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हम सबसे पहले फोटोकेमिकल फेज में इन्हीं चीजों को देखेंगे कि आखिर ये कैसे बन रहा है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोसिंथेटिक फेज में इन साइकिल्स के थ्रू अपना कार्बन फिक्सेशन प्लांट कैसे कर रहा है और शुगर स्टार्च कैसे बना रहा है। यही चीजें हमें अब इस चैप्टर में एंड तक यही देखना है। शुरू करेंगे हम लोग फोटोकेमिकल फेज से। इसमें हम इन दो प्रोसेस को अच्छे से अब देखेंगे एक एक करके। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि लाइट रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसी रिएक्शन में पढ़ते हैं जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। सबसे पहले आप बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, मतलब फोटो लाइट, लिसिस टूटना, ब्रेक होना, ऑफ वाटर मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट जब है तो उस समय किस चीज का टूटना, किस चीज का लिसिस होना, वाटर का। तो पानी के टूटने की प्रोसेस को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये पानी तभी टूटेगा जब उसको सनलाइट मिलेगा। अब कैसे मिलता है ये देखेंगे। हम सबको पता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है P680। तो P680 जो है वो हमारा फोटोसिस्टम सेकंड है। फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या है, जरा मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। देखते हैं किसको याद है किसको नहीं याद है। क्या प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था? तो उस चीज को प्रूव करिए, बताइए मुझे कमेंट डाउन करके कि फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या है। क्या वो P680 ही है? नहीं है, जो कि इतना तो क्लियर हो रहा है। तो आखिर फोटोसिस्टम फर्स्ट हम किसको कहते हैं ये जरा बताएंगे। तो P680 जो हमारा फोटोसिस्टम सेकंड है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। अब भाई वो पहले से स्टेबल था, उसको एनर्जी मिल गई तो वहां से हिलेगा। अब हिलने का यहाँ मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ से रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज होने के बाद पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम बना है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन एक काम तो यहाँ हो गया कि हमारा P680 अब एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो पहले की तरह स्टेबल नहीं है, पहले की तरह शांत नहीं है। उसको एनर्जी मिल गई, अब वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया है। अब वो उसको कुछ काम करने को चाहिए। तो P680 बहुत ही बड़ा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया तो ये किसी न किसी चीज पे एक्शन करेगा। ये किस पे एक्शन करता है?
पानी पे एक्शन करेगा। अब हमको पता ही है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है मतलब पानी जरूर टूटेगा, तो पानी को तोड़ने का काम करता है P680। अब ये क्या करता है, पानी तोड़कर उसमें हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन एक देगा और दूसरा देगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब सबको पता है प्लांट ऑक्सीजन तो अपने पास नहीं रखेगा, वो हमारे एटमॉस्फेयर में उसे रिलीज कर देता है। अब लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है वो आगे चल के ये क्या करता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। अब जरा यहाँ हम केमिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का हटना और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, या तो सिंपल लैंग्वेज में और कहें तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लगना और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन लगना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था P680 क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया था। अब इसने क्या किया, पानी को तोड़ दिया, टूटा तो एक प्रोटॉन बना, साथ में ऑक्सीजन बना। अब ये जो प्रोटॉन है ये क्या करता है, NADP को रेड्यूस कर रहा है। क्यों रेड्यूस कर रहा है, क्योंकि NADP में H लग गया तो हाइड्रोजन लग गया मतलब रिडक्शन ना हुआ। तो हाइड्रोजन लगना मतलब रिडक्शन होना, हाइड्रोजन हटना मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो उसी हिसाब से रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि NADP क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है। तो हमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर में NADPH मिलता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, अब कभी कभी ये प्रोसेस बंद तो होगी, हमेशा थोड़ी ना चलती रहेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक ये P680 अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में ना आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये वापस से घूमकर ये तो नहीं आता है, ये क्या करता है, जब यहाँ से जो ये प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो बनते हैं वो पहुंच जाते हैं P680 के पास। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो उसको कहीं ना कहीं से मिल गया, तो वो फाइनली फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाता है, जो कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है। नहीं आया है तो मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि क्या ऐसा टर्म था, क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने नहीं बताई या आपको समझ में नहीं आई, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जो दूसरा टॉपिक है लाइट रिएक्शन का, विच इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मतलब है एटीपी फॉर्मेशन। अब एटीपी बन कहाँ रहा है, एटीपी बनता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, लीफ में है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि एटीपी कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने भाई यही देखा है कि लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती है, एटीपी बनेगी और साथ में बनेगा NADPH। अब ये जो दो चीजें थी उसमें से एक चीज तो बन गई, ये तो हमें मिल गया, तो NADPH का फॉर्मेशन तो हो गया। अब हम देखेंगे कि एटीपी कहाँ बना। तो एटीपी फॉर्मेशन को हम देखते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन में। जब हम फोटोफॉस्फोरिलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे मतलब आपको लाइट रिएक्शन का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है फोटो सिस्टम से, कि बताइए फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है कि फोटो सिस्टम सेकेंड है। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर में फोटो सिस्टम सेकेंड पहली तरह से पूरी तरह से प्रेजेंट है। कर क्या रहा है, पानी को तोड़ रहा है। फोटो सिस्टम याद रखेंगे और लास्ट में बनता क्या है, NADPH बन गया। अब एटीपी फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बनेगा, उसको हम पहले ये टॉपिक पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस फोटोफॉस्फोरिलेशन में बनते हैं। हम बात करें यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स की जो कि यहाँ पे यूज आते हैं, जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एक रोल प्ले करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। वो एलिमेंट्स है मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना बहुत ज्यादा योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन पिगमेंट्स का नाम याद रखेंगे, जो है मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगी, तो इसको बेटर है कि आप इसे अपने नोट्स में लिख लेंगे और इसको याद रखेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो सिंपल लैंग्वेज में आप इतना तो जान गए कि एटीपी बन रहा है, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये एटीपी आखिर बनेगा कैसे, वो चीज हम देखते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के अंदर।
अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो ये हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अंदर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इस लिक्विड मटेरियल जिसको स्ट्रोमा कहते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। इन कॉइल्स को, ये जो कॉइन है सिक्के की तरह दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। अब एक सिक्के को थाइलाकॉइड्स कहते हैं और ढेर सारे सिक्कों को ग्राना कहते हैं, GRANA। यहाँ हम ग्राना की बात नहीं करेंगे, हम एक सिक्के की बात करेंगे और इस एक सिक्कों को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। अब ये जो थाइलाकॉइड्स हैं इसके अंदर यहाँ पे ढेर सारे अमाउंट में रहता है प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स कहाँ से आया ये हम पढ़ चुके हैं। जब फोटोलिसिस हो रहा था तो याद करिए कि जब ऑक्सीजन बन रहा था तो उसके साथ प्रोटॉन भी निकल रहा था, क्योंकि हम फोटोलिसिस की बात करें मतलब हम पानी को तोड़ रहे हैं। अब पानी को तोड़ रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। अब H2 तो नहीं है, H+ है, तो ये एक प्रोटॉन है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होता है, ये कहीं जाता नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये अंदर क्या करता है, ये इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। अब यहाँ प्रोटॉन से क्या रिलेशन है भाई? तो प्रोटॉन की वजह से ही एटीपी बनेगा। कैसे बनता है? अब ये जो सिक्के हैं थाइलाकॉइड्स जिसे कह रहे हैं, ये उसके अंदर ये प्रोटॉन्स धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर जाते हैं। अब हमको पता है एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है या है ही नहीं, तो इकट्ठा जहां पे ज्यादा होगा प्रोटॉन्स, वहां से वो धीरे धीरे बाहर अंदर करने लगेगा, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक थाइलाकॉइड है, हमने इसको यहाँ पे ये ले लिया, तो ये जो एक थाइलाकॉइड है इसके अंदर प्रोटॉन्स जो थे वो इकट्ठा होने लगे। अब ये जो प्रोटॉन्स थे वो क्या होंगे, जब इकट्ठे हो गए ज्यादा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये चालू करते हैं अपनी मूवमेंट और उस मूवमेंट से बनता है एटीपी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें यहाँ पे हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन की। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप हैं। पहला टाइप है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा टाइप है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इनका नाम क्यों पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह वापस आ पाते हैं और एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, इस वजह से फोटोफॉस्फोरिलेशन के एक टाइप को साइक्लिक कहा जाता है। वही दूसरा टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, ई से रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होते हैं तो वापस नहीं आते हैं, इसीलिए दूसरे कैटेगरी के फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम नॉन साइक्लिक टाइप कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग को बता दूं कि हमारा कोर्स UCT के लिए लॉन्च हो चुका है, BHU के लिए। तो जो भी अभी तक कोर्स बाय नहीं किए हैं जल्दी से जाइए हमारे कोर्स को बाय करिए। जितने भी डिटेल्स हैं उन सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से कोर्स ज्वाइन करिए ताकि इसी के तरह आपको और भी हमारे वीडियोस DNS एजुकेयर ऐप पे मिल जाए। चलिए तो अब देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या पढ़ना है। साइक्लिक में यहाँ पे क्या होगा, आप फोटोफॉस्फोरिलेशन का टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा जिसमें हमने देखा कि ATP बन रहा है। अब ATP बना तो, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर की तरफ हुआ। इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इन दो टाइप्स में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे कहाँ से? फोटो सिस्टम से निकलेंगे। तो साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है, मतलब PS 700। अब ये जो फोटो सिस्टम होता है, इसको जब एक लाइट एनर्जी मिलती है, मतलब सनलाइट जब इसको एब्जॉर्ब होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि भाई ये एक्साइटेड हो गया, नॉर्मल स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया जहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंचते हैं? ये पहुंचता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पहली बार अपने पास रखता है।
अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये फिर वापस यहाँ पे PS1 के पास चला जाता है, लेकिन इस बीच में ये जाने से पहले ये एक चेन से जाता है। उस चेन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब भाई इसकी क्या जरूरत है, सपोज करिए ऐसी चीज है जहां पे एक ट्रक है, उसके अंदर ढेर सारे ईंटें जो है वो भरकर आए हैं। अब क्या करेगा, एक मजदूर जो है वो ईंटे को दूसरे मजदूर को देता है, दूसरा तीसरे मजदूर को देता है, और ऐसे ट्रक से निकलकर जितने भी ईंट हैं वो अपने जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं या उस ट्रक से उतार दिए जाते हैं। यहाँ पे वो जो ईंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मजदूर हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होने वाले अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड्स। तो मजदूर यहाँ पे ढेर सारे हैं, और ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने समझ लीजिए कि वो एक ईंट है। अब ईंटा जो है वो अलग अलग मजदूर जो है वो उसको एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाएंगे, दूसरे से तीसरे हाथ तक, और पहुंचेगा कहाँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वापस से पहुंच जाते हैं ये फोटो सिस्टम 1 के पास। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, इस मजदूरों के सबके नाम याद रखने हैं। इन मजदूरों में सबसे पहला नाम आता है प्लास्टोक्विनोन का, दूसरा नाम आता है प्लास्टोसाइनिन, तीसरा आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जिसको CYT से रिप्रेजेंट कराया जाता है, CYT। तो इसमें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आता है, उसके बाद आता है फेरेडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचा, उसके बाद वापस आते टाइम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या चेन से गुजरता है, जहां पे एक जगह से इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, इससे इसके पास और इससे इसके पास आता है, और फाइनली पहुंच जाता है PS1 के पास। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था PS1 के थ्रू वो वापस आ गया फोटो सिस्टम के पास। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये टूटी नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो वापस आ गया। इसीलिए हम इस सिस्टम या साइकिल को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। इस टाइप के हम सिस्टम को साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो वापस से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आ जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। साइक्लिक वाला हमने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था PS1 से वो वापस आ गया उसके पास, मतलब कि वो एक साइकिल कंप्लीट किया। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन PS2 रिलीज करता है वो उसको वापस नहीं मिलता है, इसीलिए हम इस काइंड ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन को नॉन साइक्लिक कहते हैं। मतलब साइकिल नहीं पूरी हुई, आधा रह गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो वापस नहीं आया। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको दो फोटो सिस्टम दिख रहे हैं, मतलब नॉन साइक्लिक में दोनों तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, PS1 और PS2। स्टार्ट होता है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS2 से, मतलब P680 से। अब इसको क्या मिल रहा है, फिर से वही प्रोसेस हो रही है, इसको फिर से एनर्जी मिल रही है। अब ये एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ये हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब इस हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचने पे ये कहाँ पहुंचते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल गया तो ये एक चेन में एंट्री लेता है, और उस चेन के बारे में हम जान चुके हैं, जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस चेन में ये जाता है। अब इस चेन में इसको मिलते हैं प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये तीन चीजें इसको यहाँ पर मिलती हैं। अब ये तीन चीज मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, ये पहुंचता है दूसरे फोटो सिस्टम के पास, जो कि है फोटो सिस्टम 1, जिसे हम कह रहे हैं कि 700 नैनोमीटर की जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं वापस से, फिर वो साइकिल चलती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइनली जाके कहाँ पहुंचते हैं, NADP के पास।
अब इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो प्रोटॉन्स भी मिल रहे हैं, तो प्रोटॉन हमें यहाँ हाइड्रोजन के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ जब NADP मिक्स होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है NADPH, मतलब रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हो जाता है पूरी तरह से। यहाँ पे इसके साथ साथ ATP भी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन एक मजदूर से दूसरे मजदूर तक पहुंच रहे हैं। मजदूरों के बारे में बता ही चुकी हूं। तो ये जब PS1 के पास पहुंचते हैं तो लास्ट में आता है फेरेडॉक्सिन। ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली फेरेडॉक्सिन को देता है और फेरेडॉक्सिन NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है, मतलब अपने प्रोटॉन्स उसको दे देता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो प्रोडक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, पहला है ATP और दूसरा है NADPH। जबकि साइक्लिक में आपने सिर्फ ATP बनते हुए देखा, क्योंकि ATP बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां ATP बनेगा। तो साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से दो तरह के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए क्या वो वापस आए? नहीं आए। इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस रुकेगी कैसे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन किससे मिलेंगे? जब थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर बाहर प्रोटॉन अंदर बाहर कर रहे हैं, उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब फोटोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और प्रोटॉन भी, तो वो ये वापस यहाँ आ जाता है, वही इलेक्ट्रॉन PS2 के पास आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इसको वापस मिल गया तो ये वापस शांत हो जाता है, तो मतलब प्रोसेस यहीं रुक जाती है। लेकिन इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो वापस देखिए नहीं आ रहा, एक साइकिल बनती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए हम इस टाइप के फोटोफॉस्फोरिलेशन को नॉन साइक्लिक टाइप कहते हैं। तो ये था हमारा दो तरह का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप आपको समझ में आया हो जितनी चीजें मैंने बताई है। जो नहीं समझ में आई है कमेंट डाउन करके मुझे बताएंगे, मैं उसे आपको नेक्स्ट क्लास में सॉर्ट आउट करूंगी, उन चीजों को, उन डाउट्स को आपको क्लियर करूंगी। अब यहाँ देख लेते हैं कि फाइनली हम देखेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आखिर डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले है ATP तो दोनों में बनेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। लेकिन NADPH बनता हुआ आपको सिर्फ एक में दिखा था और वो था नॉन साइक्लिक टाइप। तो पहला डिफरेंस आता है कि इसमें सिर्फ ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ NADPH भी बनता है। दूसरा डिफरेंस आता है फोटोलिसिस का। फोटोलिसिस पढ़ चुके हैं कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, पानी जो है वो टूट रहा है। तो वाटर ब्रेकडाउन जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। अब जरा याद करिए कि पानी के टूटने से ही तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा था भाई, आपको एक जगह प्रोटॉन्स मिल रहे थे और साथ साथ ऑक्सीजन मिल रहा था। मतलब अगर फोटोलिसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर फोटोलिसिस नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ये प्लांट्स में तो नहीं हो सकता है भाई, प्लांट्स तो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, फोटोलिसिस हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बैक्टीरिया में होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस भी होगा और ऑक्सीजन भी बनता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये है कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप आपको ये डिफरेंसेस और ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक टाइप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे बताएंगे, और समझ में आ गया है तो नोट्स अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं कि साइक्लिक में बताइए क्या होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, BHU के एग्जाम्स में पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और दूसरा फोकस रहेगा, आप नेक्स्ट क्लास में इतना तैयार कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में क्या क्या मजदूर थे, फेरेडॉक्सिन से लेके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से लेकर हर चीज आपको यहाँ पे अप टू डेट पता होना चाहिए। तो प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स,
ये सारी चीज़ें, फेरोडॉक्सिन, ये चारों के चारों मजदूरों के नाम आपको याद होने चाहिए। इतना प्रिपेयर करेंगे जब तक हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।